तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ F9 के बारे में। यानी फास्ट एक्स फ्रेंचाइजी के अंदर नौवीं जो मूवी आई थी 2021 में हमें देखने को मिली थी और अभी हाल ही में इसे नेटफ्लिक्स पर लॉन्च किया गया है, जिसे 2 से 3 मिलियन लोगों ने पसंद किया है। और ये 2021 में आई थी, लेकिन अब OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इसे रिलीज़ किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, एफ नाम की इस मूवी के बारे में। तकरीबन इस मूवी के 10 पार्ट आ चुके हैं और 11वां पार्ट अपकमिंग आने वाला है। उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी दोस्तों इस मूवी की रेटिंग के बारे में बात की जाए तो IMDb रेटिंग देखी जाए तो 10 में से 5.2 की रेटिंग है। साथ ही साथ 59% टमाटोज यूजर्स ने इसे पसंद किया है, जो कि एक बहुत बड़ा स्कोर है। साथ ही साथ और भी कई प्लेटफॉर्म में इसे 8 से एक तरह से 10 के बीच में रेटिंग है, जो कि ठीक ठाक है। तो इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी जानना चालू करते हैं। F9, जिसे F9 द फास्ट सागा या फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द फास्ट सागा के नाम से भी जाना जाता है, जस्टिन लिन द्वारा निर्देशित एक 2021 अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिन्होंने लिन अल्फ्रेडो बोटेलो की कहानी पर आधारित डैनियल केसी के साथ पटकथा लिखी है। और केसी 8 यह द फेट ऑफ द फ्यूरियस 2017 की अगली कड़ी 9वीं मुख्य किस्त और फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रैंचाइजी में कुल मिलाकर 10वीं किस्त है। इसमें डोमिनिक टोरेटो के रूप में विन डीजल, मिशेल रोड्रिग्ज, टायरेस गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जॉन सीना, नथाली इम एनुएल, जोर्डाना ब्रूस्टर, सुंग कांग, माइकल रूकर, हेलेन मिरेन, कर्ट रसेल और चार्लीज थेरॉन शामिल है। फिल्म में टोरेटो और टीम उसके छोटे भाई जैकब सीना से जुड़ी दुनिया को हिला देने वाली साजिश को रोकने के लिए एक साथ आते हैं। 2014 के बाद से 9वीं फिल्म की योजना के साथ लिन को अक्टूबर 2017 में निर्देशक के रूप में पुष्टि की गई। फास्ट एंड फ्यूरियस 6 2013 के निर्देशन के बाद पहली बार फ्रेंचाइजी में वापसी हुई। दो फास्ट दो फ्यूरियस 2003 के बाद F9 इस फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म है जिसे क्रिस मॉर्गन ने नहीं लिखा है। ड्वेन जॉनसन, जो पिछली 4 फिल्मों में दिखाई दिए थे, कि अप्रैल 2017 में वापसी की घोषणा की गई थी, लेकिन जनवरी 2019 में उनकी अनुपस्थिति की पुष्टि की गई। 6 महीने बाद सीना के साथ बाकी कलाकारों को अंतिम रूप दिया गया। ब्रायन टाइलर स्कोर बनाने के लिए लौटे। 9 मुख्य फोटोग्राफी जून 2019 में शुरू हुई और नवंबर तक चली, जिसमें लंदन, एडिनबर्ग, बिलिसी, लॉस एंजल्स और थाईलैंड सहित फिल्मांकन स्थान शामिल थे। F9 को मूल रूप से यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 19 अप्रैल 2019 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन इसमें कई बार देरी हुई। पहले हॉब्स एंड शो 2019 की रिलीज और नो टाइम टू डाई 2021 की नियोजित रिलीज और फिर कोविड के कारण 19 महामारी 10 नवंबर 2012 इसे पहली बार 19 मई 2021 को दक्षिण कोरिया में रिलीज किया गया था। इसे 24 जून को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया गया, फिर 25 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। 13 फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें स्टंट और लिन के निर्देशन की कुछ प्रशंसा हुई, जबकि इसके अवास्तविक एक्शन के लिए इसकी आलोचना की गई। अनुक्रम, कथानक की कमी और ट्रॉप्स का संशोधन। इसने कई महामारी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए और दुनिया भर में $726 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो 2021 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसके बाद 2023 में फास्ट एक्स आया। कथानक 1989 में जैक टोरेटो ने एक छोटे ट्रैक पर एक लेट मॉडल रेस में भाग लिया, जिसमें उनके बेटे डोमिनिक और जैकब पिट क्रू में काम कर रहे थे। डोम प्रतिद्वंद्वी रेसर केनी लिंडर से उसकी गंदी रणनीति के बारे में बहस करता है। रेस के दौरान लिंडर की कार जैक के बम्पर से टकरा गई,
जिससे उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। एक सप्ताह बाद डोम को लिंडर को पीट-पीट कर मार डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी सजा काटते समय उसे याद आता है कि जैकब ने उनके पिता की मृत्यु वाले दिन उनकी कार पर काम किया था और निष्कर्ष निकाला कि जैकब ने उनके पिता की हत्या कर दी। रिहा होने पर डोम जैकब का सामना करता है और उसे एक दौड़ के लिए चुनौती देता है, जिससे हारने पर उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 30 साल बाद डोम सेवानिवृत्त हो गया है और अपनी पत्नी लेटी ऑर्टिस के साथ अपने बेटे ब्रायन का पालन पोषण कर रहा है। रोमन पियर्स तेज पार्कर और रैम से खबर लेकर पहुंचते हैं कि साइबर आतंकवादी सिफर को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद भी मिस्टर नोबडी के विमान पर दुष्ट एजेंटों द्वारा हमला किया गया था, जिन्होंने सिफर का अपहरण कर लिया था और एक काल्पनिक मध्य अमेरिकी देश मोंटेक्विंटो में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जैकब के शामिल होने का एहसास होने के बाद डोम उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गया। विमान की तलाशी में उन्हें प्रोजेक्ट एरीज नाम के एक उपकरण का हिस्सा मिला, जो किसी भी कंप्यूटर हथियार प्रणाली को हैक कर सकता है। टीम पर जैकब के नेतृत्व वाली एक निजी सेना द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जो उपकरण चुरा लेता है। माइकल स्टासियाक डोम के दल को कैस्पियन सागर में उनके सुरक्षित घर तक भागने में मदद करता है और डोम की बहन मिया मदद के लिए आती है। टीम को पता चलता है कि हान ल्यू प्रोजेक्ट एरीज से जुड़ा है और लेटी और मिया जांच के लिए टोक्यो जाते हैं। इस बीच जैकब की मुलाकात उसके सहयोगी और फाइनेंसर ओट्टो से होती है। सिफर, जिसे उनके आधार पर रखा जा रहा है, जैकब को बताता है कि मेष राशि का दूसरा भाग एडिनबर्ग में है। डोम अपने पिता के मैकेनिक बडी से मिलता है, जो अपने निर्वासन के बाद जैकब को ले गया था, और उसे पता चलता है कि जैकब लंदन में है। टोक्यो में लेटी और मिया हान को उसके वार्ड एले के साथ जीवित पाते हैं। रोमन और तेज शॉन बोसवेल ट्विंकी और अल को भर्ती करने के लिए जर्मनी की यात्रा करते हैं, जो रॉकेट कार पर काम कर रहे हैं। लंदन में डोम की मुलाकात क्वीनी शॉ से होती है, जो उसे जैकब का स्थान बताती है। ओटो की हवेली में आयोजित एक पार्टी में डोम का सामना ओटो और जैकब से होता है। ओटो ने डोम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन डोम की पुरानी दोस्त लेसा ने उसे बचा लिया। तेज, रोमन और रैम से एडिनबर्ग में डोम से जुड़ते हैं, जहां जैकब प्रोजेक्ट एरीज डिवाइस के दूसरे आधे हिस्से को चुराने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहा है। तेज और रोमन को इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला ट्रक मिला। जैसे ही वे ओटो के आदमियों से लड़ते हैं, रैम से ट्रक को ओटो का पीछा करने के लिए आदेश देता है। डोम जैकब को रोकता है और दोनों पूरे शहर में लड़ते हैं। इससे पहले कि ओटो जैकब को पकड़ सके, रैम से अपनी कार को सड़क से हटा देता है और जैकब को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है। सुरक्षित घर में हान ने खुलासा किया कि उसे एले और प्रोजेक्ट एरीज की सुरक्षा के लिए मिस्टर नोडी द्वारा नियुक्त किया गया था, क्योंकि एले का डीएनए इसकी बायोमेट्रिक सक्रियण कुंजी है। जब जैकब दुष्ट हो गया और ओटो के साथ मिल गया, तो उन्होंने हान की नकली मौतसी और एले की रक्षा के लिए डेकार्ड शॉ का इस्तेमाल किया। ओटो और उसके लोग सुरक्षित घर पर हमला करते हैं और जैकब को मुक्त कर देते हैं, जो डोम को बताता है कि उनके पिता गहरे कर्ज से बचना चाहते थे। उन्होंने जैकब को रेस में भाग लेने के लिए अपनी कार के साथ छेड़छाड़ करने का निर्देश दिया था। जैकब और ओटो एले का अपहरण कर लेते हैं और प्रोजेक्ट एरीज डिवाइस का दूसरा भाग ले लेते हैं। ओटो ने एक उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया, जबकि जैकब ने एले को एरीज को सक्रिय करने के लिए कहा। वे एक बख्तरबंद ट्रक में पूरे तबिलिसी में घूमते हुए एरीज को उपग्रह पर अपलोड करना शुरू करते हैं।
डोंग, लेटी, मिया, रैमसे और हान अपलोड रोकने के लिए दौड़ लगाते हैं। जैसे ही मिया और हान ट्रक को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ओटो को पता चलता है कि उसने और सिफर ने मिलकर काम किया है और जैकब को ट्रक से नीचे फेंक देता है। जैकब को डोंग और मिया ने बचाया है और उन्हें ट्रक तक पहुंचने में मदद की है। रॉकेट कार का उपयोग करते हुए तेज और रोमन कक्षा में प्रवेश करते हैं और उपग्रह को नष्ट कर देते हैं, जिससे अपलोड रुक जाता है। सिफर ने डोंग को मारने की कोशिश में यूएवी का उपयोग करके ट्रक पर बमबारी की, लेकिन अनजाने में ओटो को मार डाला। डोंग सिफर के ड्रोन को नष्ट करने के लिए रिकोशेटिंग ट्रक का उपयोग करता है, जिसके नकली होने का पता चलता है और वह भाग जाती है। डोंग और मिया जैकब के साथ मेल मिलाप करते हैं और डोंग उसे अपनी कार की चाबियां देकर हिरासत से भागने की अनुमति देता है और अंततः अपने पिता की मृत्यु में उसकी भूमिका के लिए जैकब को माफ कर देता है। तेज और रोमन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचते हैं और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आते हैं। टीम ने डोंग के घर पर बारबेक्यू के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाया। अनुग्रह कहने की तैयारी करते समय ब्रायन ओकॉनर की कार ड्राइववे में आती है। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में डेकार्ड का हान के साथ आमना सामना होता है। कास्ट करें। मुख्य लेख फास्ट एंड फ्यूरियस के कलाकारों की सूची और फास्ट एंड फ्यूरियस पात्रों की सूची। जॉन सीना जैकब टोरेटो के रूप में फ्रेंचाइजी में शामिल हुए। डोमिनिक टोरेटो के रूप में विन डीजल, एक पूर्व आपराधिक और पेशेवर स्ट्रीट रेसर जो सेवानिवृत्त हो गया है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मार्कोस के साथ घर बसा चुका है। 14 डीजल के बेटे विंसेंट सिंक्लेयर ने एक युवा डोमिनिक का किरदार निभाया है, जबकि विनी बेनेट ने एक किशोर डोमिनिक का किरदार निभाया है। 15 लेटी ऑर्टिस के रूप में मिशेल रोड्रिग्ज, डोम की पत्नी और एक पूर्व आपराधिक और पेशेवर स्ट्रीट रेसर। 14 अजिया डिनिया हेल ने एक युवा लेटी का किरदार निभाया है। 16 रोमन पियर्स के रूप में टायरेस गिब्सन, एक पूर्व आतंक अपराधी, विशेषज्ञ स्ट्रीट रेसर और डोम की टीम का सदस्य। 14 तेज पार्कर के रूप में क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मियामी का एक मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य। 14 जैकब टोरेटो के रूप में जॉन सीना, डोम और मिया का अलग भाई जो एक मास्टर चोर, हत्यारे और उच्च प्रदर्शन वाले ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है, मिस्टर नोबडी का दुष्ट एजेंट भी। 17 फिन कोल ने एक युवा जैकब का किरदार निभाया है। 15 रैमसे के रूप में नथाली इमैनुएल, एक ब्रिटिश कंप्यूटर हैक्टिविस्ट और डोम की टीम का सदस्य। 14 मिया टोरेटो के रूप में जॉर्डना ब्रूस्टर, डोम और जैकब की बहन और पूर्व टीम की सदस्य, जो अपने साथी ब्रायन ओकोनर और अपने 2 बच्चों के साथ घर बसा चुकी है। 18 सिएना अगुडोंग ने एक युवा मिया का किरदार निभाया है। 16 हान ल्यू के रूप में सुंग कांग, डोम की टीम का एक सदस्य जिसके बारे में माना जाता है कि वह मारा गया था। 19 बडी के रूप में माइकल रूकर, एक ऑटो मैकेनिक जिसका अपने पिता के पिट क्रू के सदस्य के रूप में डोम के अतीत से संबंध है। 20 कर्ट रसेल मिस्टर नोबडी के रूप में एक खुफिया संचालक और एक गुप्त ऑपरेशन टीम के नेता। 22 सिफर के रूप में चार्लीज थेरोन, एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन है। 21 ओटो के रूप में थ्यू एरस्टेड रास्मुसेन, एक कुलीन का बेटा जो जैकब के लिए फाइनेंसर है। 22 एले के रूप में अन्ना सवाई, एक लड़की जिसके वैज्ञानिक माता पिता एरीज परियोजना में शामिल थे और जब वह छोटी थी तो उनकी हत्या कर दी गई थी। हान द्वारा उसकी जान बचाने के बाद से वह उसके साथ जुड़ गई है और उसने अपनी रक्षा के लिए मार्शल आर्ट और हथियार सीखे हैं।
23-15 जूजू झांग ने एक युवा एली का किरदार निभाया है। 16 इसके अतिरिक्त जेडी पार्डो ने जैक टोरेटो का किरदार निभाया है। जिम पेरेक ने केनी लिंडर का किरदार निभाया है। मार्टिन फोर्ड ने सू का किरदार निभाया है और कार्डी बी ने लेसा नाम की एक महिला का किरदार निभाया है जो डोम और मैगडलीन के साथ इतिहास साझा करती है। 24-22 कार्सन केन और इग्बी रिग्नी क्रमशः विंस और जेसी के युवा संस्करण को चित्रित करते हैं। 16 लुकास ब्लैक, डॉन उमर और शिया विघम ने पिछली फिल्मों से शॉन बोसवेल, सैंटोस और एजेंट माइकल स्टासिया के रूप में अपनी अपनी भूमिकाएं दोहराईं। 19 जबकि शाद मॉस और जेसन टोबिन ने भी द फास्ट एंड द से ट्विंकी और अर्ल के रूप में अपनी अपनी भूमिकाएं दोहराईं। फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट 2006 25-19 सेरेड और ओजुना क्रमशः लियो और सैंटोस के युवा संस्करणों को चित्रित करते हैं। 26 जेसन स्टैथम ने अंतिम क्रेडिट के दौरान एक अप्रकाशित कैमियो उपस्थिति में डेकार्ड शॉ के रूप में अपनी भूमिका दोहराई है। 27 और प्यूर्टो रिकान रैपर बैड बन्नी लुकआउट के रूप में दिखाई देते हैं। 28 अभिलेखीय फुटेज के माध्यम से गैल गैडोट गिसेले याशर के रूप में दिखाई देती है। 29 उत्पादन विकास जस्टिन लिन F9 का निर्देशन करने के लिए फ्रैंचाइज में लौट आए। नवंबर 2014 में यूनिवर्सल पिक्चर्स की अध्यक्ष डोना लैंगली ने हॉलीवुड रिपोर्टर को बताया कि फ्यूरियस 7 2015 के बाद फ्रेंचाइजी में कम से कम 3 और फिल्में होंगी। 30 फ्यूरियस 7 के निर्देशक जेम्स वान को मूल रूप से श्रृंखला की 8वीं और 9वीं फिल्म का निर्देशन करने के लिए अनुबंधित किया गया था, लेकिन स्टूडियो ने उन्हें अपनी पिछली हॉरर फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग 2013 की अगली कड़ी बनाने की इच्छा के बारे में बताने के बाद जाने दिया। 31 अक्टूबर 2017 में डीजल ने एक फेसबुक लाइव वीडियो में खुलासा किया कि जस्टिन लिन, जिन्होंने द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट 2006 से लेकर फास्ट एंड फ्यूरियस 6 2013 तक हर फिल्म का निर्देशन किया था, 9वीं फिल्म के लिए वापसी करेंगे। 10वीं फिल्में 1933 मई 2018 में हॉब्स एंड शॉ 2019 पर अपने काम के कारण क्रिस मॉर्गन के चले जाने के बाद डैनियल केसी को पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 34 यूनिवर्सल के साथ मुद्दों के कारण हॉब्स एंड शॉ से बाहर किए जाने के बाद नील एच. मोरित्ज निर्माता के रूप में लौट आए। कास्टिंग अप्रैल 2017 में डीजल और ड्वेन जॉनसन ने कहा कि वे वापस लौटेंगे। 1935 अक्टूबर 2017 में जोर्डाना ब्रूस्टर, जिन्होंने फ्रैंचाइज की 5 फिल्मों में मिया टोरेटो की भूमिका निभाई थी, 9वीं और 10वीं प्रविष्टियों के लिए अपनी भूमिका को फिर से करने के लिए तैयार थी। 4 अप्रैल 2018 को जॉनसन ने कहा कि स्पिन ऑफ पर काम करने के कारण वह अब अनिश्चित है कि 9वीं फिल्म के लिए वापस आएंगे या नहीं। 36 और उन्होंने जनवरी 2019 में पुष्टि की कि न तो वह और न ही स्टैथम इसके लिए वापस आएंगे। स्पिन ऑफ के निर्माण के कारण 9वीं फिल्म 37 In June 2019, John Cena was officially cast in the film after an initial announcement from Diesel in April. 17 In July 2019, Finn Cole, Anna Sawai, and Vinnie Bennett joined the cast of the film. 15 That same month, it was announced Helen Mirren and Charlize Theron would reprise their roles. 21 With Michelle Rodriguez also confirmed to return. 38 Michael Rooker and MMA fighter Francis Ngannou 39 were added to the cast in August. 20 In October 2019, Ozuna and Cardi B joined the cast of the film. 26-24 Filming Principal photography began on 24 June 2019 at Leiston Studios in Hertfordshire, England.
40 filming took place in Los Angeles, Edinburgh, 41, 42 and London, 43 and also took place in Thailand for the first time, with Krabi, Koh Nagan, and Phuket used as locations. 44 part of the film was also shot in Tbilisi, Georgia. 45-46 filming wrapped on 11th November 2019. Santalis. In July 2019, stuntman Joe Watts, who doubled for Diesel, sustained a serious head injury during filming at Leavesden Studios. 48-49 in September 2020, Michelle Rodriguez confirmed the film would be set in outer space as well, which was teased by Diesel. 50. Post-production. Dylan Highsmith, Kelly Matsumoto, and Greg Dioria served as the film's editors, with additional editing provided by David Kern. Peter Chiang, who worked with Lin on Star Trek Beyond, 2016, served as the overall visual effects supervisor with DNEG, Industrial Light Magic, Lola VFX, Stereo D and Factory VFX as the vendors. DNG also converted the film to 3D. Music. Main article, F9, soundtrack. दोस्तों इस मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की लेंथ तकरीबन 143 मिनट थी, जो कि बहुत ठीक ठाक लेंथ थी। साथ ही साथ लैंग्वेज की बात की जाए तो हमेशा ही इस फ्रेंचाइजी की जो मूवी आती है इंडिया के अंदर वो मल्टीपल लैंग्वेजों में डब करके रिलीज़ की जाती है। तो ये हिंदी में भी हमें देखने को मिली थी, साथ ही साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में भी देखने को मिली थी। इस मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 200 से लगभग 225 मिलियन डॉलर्स के बीच में इसे बनाया गया था और मूवी ने निकरबडी की थी तकरीबन, मैं आपको बताऊँ तो लगभग 700 मिलियन डॉलर्स की, जो कि बहुत अच्छी रिकवरी थी। और OTT राइट्स के बारे में बात की जाए तो इंडिया के अंदर आप इसे नेटफ्लिक्स, G5 और कई जगह पर से आप इसे रेंट पे भी लेकर देख सकते हो। सभी जगह पर ये प्रोवाइड कराई गई है और अभी फास्ट एक्स नई मूवी आई है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी कई OTT प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ इस मूवी के बारे में मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताई। साथ ही साथ इसे साउथ कोरिया के अंदर मुख्य रूप से 19 मई 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था और 25 जून 2021 को इसे मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट के साथ साथ इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया था और बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स इसका देखने को आया। इसके बाद अभी एक और पार्ट आ चुका है और एक और पार्ट अपकमिंग हमें देखने को मिलने वाला है, तो आप जाकर उसकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसके बारे में, इस मूवी के बारे में थोड़ी और डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 315 आलोचकों में से 59% ने F9 को 5.7/10 की औसत रेटिंग के साथ सकारात्मक समीक्षा दी। साइट के आलोचकों ने आम सहमति से लिखा है, F9 फ्रेंचाइजी को पहले से कहीं अधिक शीर्ष पर भेजता है, लेकिन निर्देशक जस्टिन लिन की बेतुके सेट के टुकड़ों की आदत एक्शन को गुनगुनाती रहती है। 73 मेटाक्रिटिक के अनुसार, जिसने 54 समीक्षकों के आधार पर 100 में से 58 का भारित औसत दिया, फिल्म को मिश्रित या औसत समीक्षाएं मिली। 74 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्ट ट्रैक ने बताया कि 80% दर्शकों ने इसे सकारात्मक स्कोर दिया। 62% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 64 द रैप से अलोंसो डुराल्डे ने फिल्म का सारांश यह लिखकर दिया कि भौतिकी, गुरुत्वाकर्षण और सामान्य रूप से तर्क को लंबे समय से खिड़की से बाहर फेंक दिया गया है, लेकिन आनंद के झटके आते रहते हैं। 75 पॉलीगॉन के मैट पैचेस ने चरित्र चित्रण की कमी के लिए फिल्म की आलोचना करते हुए कहा, फास्ट फिल्मों के 20 वर्षों के बाद डोम एक पूरी तरह से कार्यात्मक ब्लॉकबस्टर सुपर हीरो है और F9 बहुत अधिक समय देकर किसी भी चरित्र विकास का प्रतिकार करता है। अपनी हास्यास्पदता पर मेटा टिप्पणी करना। हालांकि उन्होंने लिन के निर्देशन और सेट के टुकड़ों की भी प्रशंसा करते हुए लिखा, प्रत्येक स्थान लिन की जेबों को कल्पना की मुद्रा से भर देता है, जिसे वह पूरी खुशी के साथ भुनाता है। जहां पिछली किश्तों ने द इटालियन जॉब,
द फ्रेंच कनेक्शन की महिमा का निर्माण किया था और मैड मैक्स फ्यूरी रोड F9 को हार्लेम ग्लोबट्रॉटर्स से प्रेरणा मिलती है। कारें गिरते हुए राहगीरों को पकड़ती हैं, दुश्मन के ऑफ रोडर्स पर पलट जाती हैं और एम्पेड अप मैग्नेट का उपयोग करके जटिल रूप से कोरियोग्राफ किए गए हमले करती हैं। 76 वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने शुरुआती दृश्यों में से एक को फिल्म का रहस्यमय चरम बिंदु पाया और लिखा, यह दृश्य इतना हास्यास्पद है कि ऐसा लगता है जैसे फिल्म निर्माता कह रहे हों, चलो शुरुआती आधे घंटे में फास्ट एंड फ्यूरियस 4 का ग्रैंड क्लाइमेक्स क्या होता, डाल दीजिए काफी अच्छा। लेकिन दोबारा दोहराने के लिए आप क्या करते हैं? 77 द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए लिखते हुए जॉन डेफोर ने कहा कि यह फीचर शायद जितना मज़ेदार है उससे कहीं अधिक मज़ेदार लगता है और यह कहकर अपनी आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा समाप्त की कि फ्यूरियस 7 बहुत अधिक मज़ेदार था। और ऐसा नहीं है कि किसी को इसकी परवाह है, लेकिन यह अधिक विश्वसनीय भी था। 78 इस बीच इंडीवायर के डेविड एरलिच ने C+ रेटिंग के साथ अधिक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी और लिन के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए लिखा, यह एक ऐसी फिल्म है जो पैरोडी से इतनी दूर स्लिंग शॉट करती है कि यह सब की तरह से वापस आ जाती है कुछ असली। 79 द एवी क्लब के जेसी हासेंजर ने भी फिल्म को C+ रेटिंग देते हुए टिप्पणी की कि लिन का लेखन उनके निर्देशन जितना सहज नहीं है और F9 में उनका निर्देशन फास्ट 5 या फास्ट पर उनके काम जितना सहज नहीं है। और फ्यूरियस 6 उन्होंने आगे कहा, समस्या हाइलाइट्स के बीच के सभी रनवे में है, यहाँ तक कि फास्ट एंड फ्यूरियस 6 के चरमोत्कर्ष के अंतहीन शाब्दिक कंक्रीट से भी अधिक लंबा। एक गर्म, अधिक विविध मिशन के रूप में पुनर्निवेश के बाद व्यावहारिक रूप से नाम यहाँ जांचा गया। श्रृंखला अपने चैनल सर्फिंग ब्लोट में मध्य अवधि की जेम्स बॉन्ड फिल्म की तरह बन गई है। 80 प्रशंसा F9 फिल्म द्वारा प्राप्त सम्मान पुरस्कार समारोह की तिथि वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ गोल्डन ट्रेलर अवार्ड्स 22 जुलाई 2021 सर्वोत्तम कार्यवाही पथ एवी स्क्वाड मनोनीत 81 सर्वश्रेष्ठ ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर ट्रेलर पथ एवी स्क्वाड जीत गया। सर्वश्रेष्ठ ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर टीवी स्पॉट फीचर फिल्म के लिए रिस्क सुपर बाउल 30 एवी स्क्वाड मनोनीत। 6 अक्टूबर 2022 सर्वश्रेष्ठ वॉइस ओवर के लिए डॉन लाफोंटेन पुरस्कार डोम की कहानी इग्निशन मनोनीत 82 83 सर्वश्रेष्ठ ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर टीवी स्पॉट फीचर फिल्म के लिए रिस्क सुपर बाउल 30 एवी स्क्वाड मनोनीत। आईसीजी प्रचारक पुरस्कार 25 मार्च 2022 मैक्सवेल वेनबर्ग पब्लिसिस्ट शोमैनशिप मोशन पिक्चर अवार्ड F9 मनोनीत 84 निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड्स 9 अप्रैल 2022 पसंदीदा फिल्म अभिनेता विन डीजल मनोनीत 85 जॉन सीना मनोनीत। पीपुल्स चॉइस अवार्ड 7 दिसंबर 2021 की मूवी F9 मनोनीत 86 2021 की एक्शन मूवी F9 मनोनीत। 2021 का मेल मूवी स्टार विन डीजल मनोनीत जॉन सीना मनोनीत। 2021 की महिला मूवी स्टार चार्लीज थेरॉन मनोनीत। 2021 का एक्शन मूवी स्टार विन डीजल मनोनीत जॉन सीना मनोनीत। चार्लीज थेरॉन मनोनीत। शनि पुरस्कार 25 अक्टूबर 2022 सर्वश्रेष्ठ एक्शन या साहसिक फिल्म F9 मनोनीत 87 88 अगली कड़ी अधिक जानकारी फास्ट एंड फ्यूरियस जस्टिन लिन पारंपरिक चीनी सरलीकृत चीनी पिन्यन लिन यिबिन POAG लिम जी पिन जन्म 11 अक्टूबर 1971 एक ताइवानी अमेरिकी एक दो फिल्म है और टेलीविज़न निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक।
मार्च 2017 तक उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है। 3 उन्हें द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट 2006 की फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी बेटर लक टुमारो 2002 में उनके निर्देशन के काम के लिए जाना जाता है। फास्ट एंड फ्यूरियस 6 2013 और F9 2021 और स्टार ट्रेक बियॉन्ड 2016। उन्हें कम्युनिटी जैसे टेलीविजन कार्यक्रमों और ट्रू डिटेक्टिव के दूसरे सीजन में उनके काम के लिए भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लिन का जन्म 11 अक्टूबर 1971 को ताइपेई, ताइवान में हुआ था। वह 8 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और कैलिफोर्निया के ब्यूना पार्क में पले बढ़े। उन्होंने पास के साइप्रस हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5 लिन ने मार्च 1989 में बॉय स्काउट ट्रूप 670 के सदस्य रहते हुए ईगल स्काउट की रैंक अर्जित की। 6 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स यूसीएलए में स्थानांतरित होने से पहले लिन ने 2 साल के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो में पढ़ाई की थी। 7 उन्होंने यूसीएलए स्कूल ऑफ थिएटर, फिल्म एंड टेलीविजन से फिल्म और टेलीविजन में प्रमुखता के साथ कला स्नातक और फिल्म निर्देशन और निर्माण में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की। 8 उन्हें 2017 में एक प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार दिया गया। 9 कैरियर फिल्म कार्य 1997-2005 बेटर लक टुमारो अन्नापोलिस। लिन की पहली फीचर फिल्म शॉपिंग फॉर फैंग्स 1997 थी, जिसे उन्होंने यूसीएलए फिल्म स्कूल के पूर्व छात्र क्वेंटिन ली के साथ सह निर्देशित किया था जब वे यूसीएलए में थे। फिल्म में जॉन चो है और इसे स्वतंत्र एशियाई अमेरिकी फिल्मों के बीच पंथ क्लासिक माना जाता है। 10 लिन ने एक डॉक्यूमेंट्री क्रॉसओवर 2000 लिखी और निर्देशित की जो जापानी अमेरिकी बास्केटबॉल लीग की 70 साल पुरानी घटना पर केंद्रित थी जो 1930 के दशक में स्थापित की गई थी। 11-12 लिन की एकल निर्देशन वाली पहली फिल्म बेटर लक टुमारो 2002 थी, जो हाई स्कूल उम्र के एशियाई अमेरिकियों के एक समूह पर केंद्रित फिल्म थी जो छोटे और फिर गंभीर अपराधों की एक व्यापक श्रृंखला में फंस जाते हैं। 13 फिल्म का प्रीमियर उस वर्ष के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और फेस्टिवल स्क्रीनिंग के बाद एक प्रश्न और उत्तर सत्र में रोजर एबर्ट खड़े हुए और गुस्से में एक दर्शक सदस्य को जवाब दिया जिसने लिन से पूछा कि क्या वह एशियाई अमेरिकियों को चित्रित करना गैरजिम्मेदाराना समझता है। नकारात्मक प्रकाश में कहा कोई भी श्वेत फिल्म निर्माताओं के एक समूह से कहेगा, आप अपने लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एशियाई अमेरिकी पात्रों को यह अधिकार है कि वे जैसा चाहें वैसा बने। उन्हें अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता नहीं है। 14 फिल्म के लिए एबर्ट की मंजूरी ने प्रमुख स्टूडियो का ध्यान आकर्षित किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः एमटीवी फिल्म्स ने वितरण के लिए फिल्म खरीदी, जो एमटीवी फिल्म्स का पहला ऐसा अधिग्रहण था। 15 बेटर लक टुमारो 2002 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आधिकारिक चयन भी था। उद्धरण वांछित 2002 सनडांस में ग्रैंड जूरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उद्धरण वांछित और 2004 में जॉन कैसवेट्स पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स उद्धरण वांछित वैरायटी पत्रिका ने फिल्म का हवाला देते हुए 2002 में उन्हें देखने के लिए शीर्ष 10 निर्देशकों में से एक नामित किया। 16 लिन की दूसरी फीचर फिल्म और एक बड़े स्टूडियो टचस्टोन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वितरित की जाने वाली पहली फिल्म एनापोलिस 2006 थी, जिसमें जेम्स फ्रैंको, टायरेस गिब्सन, डॉनी वाहलबर्ग और जॉर्डना ब्रूस्टर ने अभिनय किया था।
फिल्म को बनाने में 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आई, लेकिन दुनिया भर में इसने केवल 17 मिलियन डॉलर की कमाई की। प्रशस्ति पत्र आवश्यक 20062015 फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी छोटे प्रोजेक्ट्स बॉक्स ऑफिस राजस्व और उनकी तुलना पर इस अनुभाग की सामग्री में संभवतः मूल शोध शामिल है। कृपया किए गए दावों की पुष्टि करके और इनलाइन उद्धरण जोड़कर इसमें सुधार करें। केवल मूल शोध वाले बयानों को हटा दिया जाना चाहिए। मार्च 2017 जाने कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। उनकी तीसरी फीचर फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट 16 जून 2006 को उत्तरी अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। उद्धरण वांछित मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद टोक्यो ड्रिफ्ट ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। घरेलू बॉक्स ऑफिस अंततः 62 मिलियन डॉलर का हो जाएगा और विदेशी बॉक्स ऑफिस से 95 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त कमाई होगी, जिससे कुल सकल आय 158 मिलियन डॉलर हो जाएगी। उद्धरण वांछित टोक्यो ड्रिफ्ट के साथ लिन अगली 3 फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्मों के निर्देशक के रूप में अपना काम शुरू करेंगे और फ्यूरियस 7 तक फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करेंगे। सनडांस में बेटर लक टुमारो की सफलता के बाद और अपनी पहली स्टूडियो फिल्म एनापोलिस की शूटिंग पूरी करने के बाद शुरू में लिन से फिल्म का निर्देशन करने के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन वह कुछ शर्तों को पूरा करना चाहते थे क्योंकि उनके सामने पेश की गई स्क्रिप्ट बौद्ध मूर्तियों और गीशा के आसपास बहती कारों के बारे में थी। लड़कियां 17-18 इसके बजाय लिन जापान के बारे में एक फिल्म बनाना चाहते थे जो कि बहुत अधिक उत्तर आधुनिक थी, जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया था, और उनका इरादा अधिक वैश्विक स्तर पर एक फिल्म बनाने का था जो पूर्वकल्पित रूढ़ियों के खिलाफ हो। 18 टोक्यो ड्रिफ्ट के बाद लिन ने एक लघु फिल्म का निर्देशन किया जिसका प्रीमियर सनडांस ग्लोबल शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट ला रिवोल्यूशन डी इगोडाला में भी हुआ। 2007 एक व्यक्ति के संदेश के बारे में कि वह व्यक्ति समय के माध्यम से यात्रा करता है और विभिन्न जातियों में सन्निहित हो जाता है। उद्धरण वांछित उन्होंने एक स्वतंत्र फिल्म फिनिशिंग द गेम 2007 में भी काम किया जो ब्रूस ली की अंतिम फिल्म गेम ऑफ डेथ के निर्माण के आसपास की घटनाओं पर एक उपहास था। 19-20 इसका प्रीमियर 2007 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और इसे विभिन्न उत्तरी अमेरिकी फिल्म समारोहों में शुरुआती रात की फिल्म के रूप में भी चुना गया था। उद्धरण वांछित 21 उदाहरण के लिए 25वें सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एशियन अमेरिकन में चलचित्र उत्सव 22 लिन फास्ट एंड फ्यूरियस का निर्देशन करने के लिए लौट आए जो फिल्म श्रृंखला की चौथी फिल्म थी जो 3 अप्रैल 2009 को शुरू हुई। 23 रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 30.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और सप्ताहांत बॉक्स ऑफिस के शीर्ष स्थान पर पहुंच गई 71.0 मिलियन के साथ। 24 फिल्म ने अंततः दुनिया भर में 359 मिलियन डॉलर की कमाई की। 24 लिन ने अनुवर्ती 2011 फिल्म फास्ट 5 का निर्देशन किया जिसने अप्रैल में अब तक के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले शुरुआती सप्ताहांत 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर उद्धरण वांछित और किसी भी कार उन्मुख फिल्म का खिताब अपने नाम किया। उद्धरण वांछित 25 फास्ट 5 ने दूसरे सबसे बड़े वसंत शुरुआती सप्ताहांत होने का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उद्धरण वांछित और फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 को पीछे छोड़ते हुए फ्रेंचाइजी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उद्धरण वांछित इसने दुनिया भर में 25 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की जिससे यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 63वें नंबर पर पहुंच गई असमायोजित डॉलर में और 2011 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। उद्धरण वांछित
फास्ट 5 की सफलता के बाद लिन और उनकी प्रोडक्शन कंपनी बार्नस्टॉर्म पिक्चर्स ने फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की मालिक कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ 2 साल की फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। 26 लिन ने अपनी छठी किस्त फास्ट एंड फ्यूरियस 6 जारी रखी। यह यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म के लिए सबसे बड़ी मेमोरियल डे वीकेंड कमाई बन गई, जिसने 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर और दुनिया भर में कुल 317 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड बनाया। 27, 28, 29 यह यूके में सबसे अधिक कमाई करने वाली यूनिवर्सल पिक्चर्स की फिल्म भी बन गई, जिसने शुरुआती सप्ताहांत में यूके में श्रृंखला की किसी भी अन्य फिल्म की तुलना में अधिक कमाई की। 30-31 विशेष रूप से फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की, जो उस बाजार में फ्रेंचाइजी और स्टूडियो दोनों के लिए सबसे बड़ा शुरुआती दिन था। 2013 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग आयरन मैन 3 के बाद $4.7 पर मिलियन और 54% बाजार के साथ दिन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म। 32 यूके में फिल्म लगभग 14 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ सप्ताहांत की नंबर 1 फिल्म के रूप में समाप्त हुई, जिससे यह फ्रेंचाइजी और यूनिवर्सल के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई और विन डीजल फिल्म के लिए और दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड बन गई। 2013 में एक बार फिर आयरन मैन 3 से पीछे लगभग 18 मिलियन डॉलर। 32 फिल्म ने आलोचनात्मक दृष्टि से अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया। मेटाक्रिटिक ने इसे आम तौर पर अनुकूल समीक्षा के रूप में वर्णित किया है। 33 और रॉटेन टोमाटोज ने मार्च 2017 तक शीर्ष आलोचकों से 75% अनुमोदन और दर्शकों से 83% अनुमोदन की रिपोर्ट दी है। 34 2015 वर्तमान स्टार ट्रेक बियॉन्ड लिन ने चीन अमेरिका एक्शन कॉमेडी सह उत्पादन हॉलीवुड एडवेंचर्स 2015 का सह लेखन और सह निर्माण किया, जिसमें हुआंग जियाओमिंग, टोंग दावेई और झाओ वेई ने अभिनय किया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। लिन निर्देशित स्टार ट्रेक बियॉन्ड जुलाई 2016 में रिलीज हुई। यह फिल्म श्रृंखला की फीचर फिल्म रीबूट में तीसरी है। 35-36 अक्टूबर 2017 में लिन को F9 का निर्देशन करते हुए फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रैंचाइज में लौटने की पुष्टि की गई थी। मूल रूप से अप्रैल 2020 में रिलीज के लिए निर्धारित फिल्म को अंततः कोविड-19 महामारी के कारण कई देरी के बाद जून 2021 में रिलीज किया गया था। इसके बाद लिन को फास्ट एक्स और फास्ट एंड फ्यूरियस 11 का निर्देशन करने के लिए वापस आने की योजना थी, लेकिन निर्माण शुरू होने के लगभग एक सप्ताह बाद ही उन्होंने दोनों फिल्मों का निर्देशन छोड़ दिया और उनकी जगह लुई लेटेरियर को काम पर रखा गया। 37 घोषित फिल्म परियोजनाएं। अप्रैल 2012 तक वैरायटी रिपोर्ट कर रही थी कि लिन डेविड हेनरी ह्वांग के नाटक चिंग्लिश के एक फीचर फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए बातचीत कर रहे थे। 38 अगस्त 2012 में डेडलाइन रिपोर्ट कर रही थी कि लिन संभवतः यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए 1992 के लॉस एंजल्स दंगों पर आधारित एले रायट्स नामक एक फिल्म का निर्देशन कर सकते हैं, जिसके निर्माता ब्रायन ग्रेजर होंगे। 39 तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस फ्रेंचाइजी की नौवीं मूवी के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आपका एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। बाकी दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही दी है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ इसकी कैरेक्टरों के बारे में थोड़ी डिटेल बाकी है, वो मैं आपको बताता हूँ। नील एच मोरित्स, जन्म 6 जून 1959, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और ओरिजिनल फिल्म के संस्थापक है। उन्होंने 70 से अधिक प्रमुख मोशन पिक्चर्स का निर्माण किया है,
जिन्होंने 2021 तक दुनिया भर में कुल $11 बिलियन से अधिक की कमाई की है। उन्हें फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी, जंप स्ट्रीट और सोनिक द हेजहोग फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन श्रृंखला प्रिजन ब्रेक के लिए जाना जाता है और एमी नामांकित द बॉयज। उनके शुरुआती क्रेडिट में आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, अर्बन लेजेंड और क्रूर इरादे शामिल है। जीवन। नील एच. मोरित्ज का जन्म लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में मिल्टन मोरित्ज और बारबरा नी लेविन के यहाँ हुआ था। उनके दादा जोसेफ मोरित्ज पिट्सबर्ग में मूवी थिएटर के मालिक थे और अमेरिकन इंटरनेशनल पिक्चर्स (AIP) में शुरुआती निवेशक थे। मिल्टन मोरित्ज का जन्म पिट्सबर्ग में हुआ था और 8 साल की उम्र में आवाती बुखार से बीमार पड़ने के बाद वे कैलिफोर्निया चले गए, जब उनके डॉक्टर ने परिवार को बेहतर जलवायु में रहने का सुझाव दिया। वह AIP में मार्केटिंग के प्रमुख थे और बाद में कैलिफोर्निया बटा नेवादा के नेशनल एसोसिएशन ऑफ थिएटर ओनर्स के CEO और अध्यक्ष थे। मोरित्ज एक यहूदी परिवार से हैं। 2-3-4-5 मोरिट्ज वेस्टवुड में पले बढ़े और UCLA से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने सी कार्यक्रम में एक सेमेस्टर में भाग लिया। जब वह वापस आए तो उन्होंने कई बैकपैक दिए जो चीनी छात्रों के बीच लोकप्रिय थे। बैकपैक के लिए उनके पास इतने अनुरोध थे कि उन्होंने और एक दोस्त ने ताइवान से पर्स और बैग आयात करने वाली एक कंपनी शुरू की। उन्होंने कंपनी को एक निवेशक को बेच दिया और स्कूल लौट आए। 3 उन्होंने 1985 में दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सिनेमा टेलीविजन में पीटर स्टार्क प्रोडक्शन प्रोग्राम से मास्टर डिग्री हासिल की। वह स्कूल के पूर्व छात्र विकास परिषद के सदस्य हैं। 2021 तक मोरिट्ज की शादी को 20 साल हो गए हैं और उनके 19 और 16 साल के 2 बच्चे हैं। कैरियर। मोरित्ज के नाम 70 से अधिक फिल्में हैं, जिनमें टुपैक शकूर अभिनीत जूस, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, अर्बन लीजेंड फ्रैंचाइजी की पहली 2 फिल्में, क्रूएल इंटेंशंस, द स्कल्स, द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रैंचाइजी, नॉट एंडर टीन मूवी शामिल है। XXX फिल्म श्रृंखला की पहली 2 फिल्में, XXX और XXX स्टेट ऑफ द यूनियन, स्वाट, इवान ऑलमाइटी, आई एम लीजेंड, मेड ऑफ ऑनर, स्वीट होम अल्बामा, टोटल रिकॉल और जंप स्ट्रीट फिल्में, 21 जंप स्ट्रीट और 22 जंप स्ट्रीट। हाल के क्रेडिट में सोनिक द हेजहोग, स्पेंसर कॉन्फिडेंशियल, ब्लडशॉट, एस्केप रूम, गूसबम्प्स और गूसबम्प्स 2 हॉन्टेड हैलोवीन शामिल है। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला द बॉयज, स्वाट, प्रीचर, हैप्पी, प्रिजन ब्रेक और द बिग ब्रेक का भी निर्माण किया है। सितंबर 2017 में मोरिट्ज और ओरिजिनल फिल्म ने पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए, जो 1 जनवरी 2019 को शुरू हुई, 20 से अधिक वर्षों के बाद अपने लंबे समय के घर सोनी पिक्चर्स को छोड़कर। हालांकि उन्होंने अभी भी सोनी पिक्चर्स टेलीविजन में अपना समग्र सौदा बरकरार रखा है। अक्टूबर 2018 में वितरक द्वारा हॉब्स एंड शॉ पर मुख्य निर्माता के रूप में हटाए जाने के बाद मोरित्ज ने मौखिक अनुबंध के उल्लंघन और वादा धोखाधड़ी करने के लिए लॉस एंजल्स काउंटी सुपीरियर कोर्ट में यूनिवर्सल पिक्चर्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया। 2 सितंबर 2020 को दूसरे अपीलीय जिले के लिए कैलिफोर्निया कोर्ट ऑफ अपील ने एक प्रकाशित राय दायर की, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा मोरित्ज के दावों की मध्यस्थता के लिए यूनिवर्सल के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की पुष्टि की गई। 6-10 सितंबर 2020 को यह बताया गया कि दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंच गए हैं। 7 मोरिट्ज को 2021 की फिल्म F9 और 2023 की फिल्म फास्ट एक्स के लिए निर्माता क्रेडिट प्राप्त हुआ। फिल्मोग्राफी। मार्क सिंक्लेयर, जन्म 18 जुलाई 1967,
जिन्हें पेशेवर रूप से विन डीजल के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है। दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक, उन्हें फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में डोमिनिक टोरेटो की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। डीजल ने अपना करियर 1990 में शुरू किया, लेकिन लघु फिल्म मल्टी फेशियल 1995 और अपनी पहली फिल्म स्ट्रेज 1997 में लिखने, निर्देशित करने और अभिनय करने तक उन्हें पहचान हासिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। फिल्मों ने स्टीवन स्पीलबर्ग को युद्ध महाकाव्य सेविंग प्राइवेट रयान 1998 में डीजल को लेने के लिए प्रेरित किया। डीजल ने बाद में द आयरन जाइंट 1999 में मुख्य किरदार को आवाज दी और फिर फास्ट एंड फ्यूरियस XXX और द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक फ्रेंचाइजी में मुख्य भूमिका निभाने के बाद एक एक्शन स्टार के रूप में ख्याति प्राप्त की। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में डीजल ने ग्रूट आई और ग्रूट 2 को आवाज दी। उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 से शुरुआत करते हुए 6 सुपरहीरो फिल्मों में पात्रों को चित्रित किया। डीजल ने डिज्नी प्लस एनिमेटेड शॉर्ट्स सीरीज आई एम ग्रूट 2022 वर्तमान टेलीविजन स्पेशल द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल 2022 और एनिमेटेड फिल्म राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट 2018 के लिए ग्रूट के रूप में अपनी भूमिका दोहराई है। डीजल ने कॉमेडी द पैसिफायर 2005 में व्यावसायिक सफलता हासिल की और फाइंड मी गिल्टी 2006 में जैकी डिनोर्सियो के उनके किरदार की प्रशंसा की गई। उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी वन रेस फिल्म्स की स्थापना की, जहां उन्होंने अपने स्टार वाहनों के लिए निर्माता या कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया है। डीजल ने रिकॉर्ड लेबल रेसट्रैक रिकॉर्ड्स और वीडियो गेम डेवलपर टाइगॉन स्टूडियो की भी स्थापना की, जो टाइगॉन की सभी रिलीज के लिए अपनी आवाज और मोशन कैप्चर प्रदान करता है। प्रारंभिक जीवन। डीजल का जन्म मार्क सिंक्लेयर एक के साथ 18 जुलाई 1967 को 2 अल्मेडा काउंटी, कैलिफोर्निया में हुआ था, 3 जहां उनकी मां का भी जन्म हुआ था। हालांकि बाद में वे अपने जुड़वा भाई पॉल के साथ न्यूयॉर्क शहर चले गए। 4-5 उनकी मां डेलोरा शेरलीन विंसेंट नी सिंक्लेयर एक ज्योतिषी है। 6 उनका पालन पोषण उनकी श्वेत मां और दत्तक अफ्रीकी अमेरिकी पिता इरविंग एच विंसेंट, जो एक अभिनय प्रशिक्षक और थिएटर मैनेजर थे, ने किया था। 5-7-8 डीजल ने कहा है कि वह अस्पष्ट जातीयता का है। 9 उनकी मां की जड़ें अंग्रेजी, जर्मन और स्कॉटिश है। 10 वह अपने जैविक पिता से कभी नहीं मिले हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी मां से केवल इतना जानता हूं कि मेरा कई अलग अलग संस्कृतियों से संबंध है। 11 डीजल का मानना है कि उसके माता पिता का रिश्ता संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में नस्ल विरोधी कानूनों के कारण अवैध होता। 12 डीजल ने 7 साल की उम्र में अपने मंच की शुरुआत की जब वह बारबरा गार्सन द्वारा लिखित बच्चों के नाटक डायनासोर डोर में दिखाई दिए। इस नाटक का निर्माण न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज में थिएटर फॉर द न्यू सिटी में किया गया था। नाटक में उनकी भागीदारी तब हुई जब वह, उनके भाई और कुछ दोस्त जेन स्ट्रीट पर न्यू सिटी थिएटर में तोड़फोड़ करने के इरादे से उसमें घुस गए थे। उनका सामना थिएटर के कलात्मक निर्देशक क्रिस्टल फील्ड से हुआ, जिन्होंने पुलिस को बुलाने के बजाय उन्हें आगामी शो में भूमिका की पेशकश की। 13-14 15 डीजल पूरे किशोरावस्था में थिएटर से जुड़े रहे। उन्होंने NYC के हंटर कॉलेज में दाखिला लिया, जहां रचनात्मक लेखन में अध्ययन ने उन्हें पटकथा लेखन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी पहचान एक बहुआयामी अभिनेता के रूप में बनाई है। 16 न्यूयॉर्क नाइट क्लब टनल में बाउंसर के रूप में काम करने के दौरान सिंक्लेयर ने अपने स्टेज नाम विन डीजल से जाना शुरू किया। वह अपने पेशे के लिए एक कठिन लगने वाला नाम चाहते थे। विन उनकी मां के विवाहित उपनाम विंसेंट से आया है,
जबकि डीजल उपनाम उनके ऊर्जावान होने की प्रवृत्ति के कारण उनके दोस्तों से आया है। 17 आजीविका 2005 में डीजल डीजल की पहली फिल्म भूमिका 1990 में ड्रामा फिल्म अवेकनिंग्स में एक अनक्रेडिटेड एक्स्ट्रा के रूप में थी। अभिनय भूमिकाएं हासिल करने के लिए कई वर्षों के संघर्ष के बाद डीजल ने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत के लिए धन सुरक्षित करने के लिए अपनी खुद की लघु फिल्म बनाने का फैसला किया। 1994 में उन्होंने लघु नाटक फिल्म मल्टी फेशियल का लेखन, निर्देशन, निर्माण और अभिनय किया। यह एक अर्ध आत्मकथात्मक फिल्म है जो ऑडिशन प्रक्रिया में फंसे एक संघर्षरत बहुजातीय अभिनेता की कहानी है। फिल्म को 1995 के कांस फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया था। अभिनय के साथ साथ विन डीजल ने बाउंसर और लाइट बल्ब बेचने वाले टेलीमार्केटर के रूप में काम करके खुद का समर्थन किया। 18 1997 में डीजल ने अपनी पहली फीचर लेंथ फिल्म स्ट्रेज, एक शहरी ड्रामा बनाने के लिए धन जुटाया, जिसमें उन्होंने एक गैंग लीडर की भूमिका निभाई जिसका एक महिला के प्रति प्यार उसे अपने तरीके बदलने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। डीजल द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित इस फिल्म को 1997 के सनडांस फेस्टिवल में प्रतियोगिता के लिए चुना गया था, जिसके कारण इसे एक श्रृंखला में बदलने के लिए एमटीवी के साथ सौदा हुआ जो कभी सफल नहीं हुआ। निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने मल्टी फेशियल 19 में डीजल को देखने के बाद उन पर ध्यान दिया और उन्हें अपनी 1998 की ऑस्कर विजेता युद्ध फिल्म सेविंग प्राइवेट रयान में एक सैनिक की छोटी सी भूमिका में ले लिया। यह डीजल की पहली प्रमुख हॉलीवुड फिल्म भूमिका थी। 1999 में उन्होंने एनिमेटेड फिल्म द आयरन जाइंट में शीर्षक चरित्र की आवाज दी। 20 2000 में डीजल की ड्रामा थ्रिलर बॉयलर रूम में सहायक भूमिका थी, जहां वह जियोवानी रिप्सी और बेन एफ्लेक के साथ दिखाई दिए। उस वर्ष के अंत में उन्हें साइंस फिक्शन फिल्म पिच ब्लैक में एंटी हीरो रिडिक के रूप में सफलता मिली। डीजल ने स्ट्रीट रेसिंग एक्शन फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 में डोमिनिक टोरेटो के किरदार और एक्शन थ्रिलर एक्सएक्सएक्स 2002 में जेंडर केज के किरदार से एक्शन हीरो स्टारडम हासिल किया। उन्होंने सीक्वल दो फास्ट दो फ्यूरियस 2003 और एक्सएक्सएक्स स्टेट ऑफ द यूनियन 2005 में अपनी भूमिकाओं को दोबारा करने का मौका ठुकरा दिया। 21 इसके बजाय उन्होंने द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक 2004 में रिडिक के रूप में अपनी भूमिका को दोबारा करने का फैसला किया, जो बड़े बजट को देखते हुए बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 22 उन्होंने दो स्पिन ऑफ वीडियो गेम और एनीमे फिल्म द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक डार्क फ्यूरी में भी चरित्र को आवाज दी। अपने पिछले सख्त आदमी एक्शन हीरो व्यक्तित्व से हटकर 2005 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म द पेसिफायर में एक हल्की फुल्की भूमिका निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 23 2011 में टुडे के लिए फास्ट 5 कलाकारों और नताली मोरालेस के साथ डीजल 2006 में उन्होंने फाइंड मी गिल्टी में वास्तविक जीवन के डकैत जैक डेनोर्सियो की नाटकीय भूमिका निभाई। हालांकि उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, 24 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया और $13 मिलियन के बजट के मुकाबले केवल $2 मिलियन की कमाई की। 25 उस वर्ष के अंत में डीजल ने द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट में एक छोटी सी भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने द फास्ट एंड द फ्यूरियस की अपनी भूमिका को दोहराया। डीजल की मुख्य कार फास्ट एंड फ्यूरियस की एक डॉज चार्जर 2007 में डीजल को वीडियो गेम हिटमैन के फिल्म रूपांतरण में एजेंट 47 का निर्माण और अभिनय करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अंततः उन्होंने कदम पीछे खींच लिए और इसके बजाय फिल्म में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 2008 में
उन्होंने साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर बेबीलोन एडी में अभिनय किया, जो आलोचनात्मक और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। अप्रैल 2009 में रिलीज हुई फास्ट एंड फ्यूरियस में 2001 की मूल फिल्म के अधिकांश मुख्य कलाकारों के साथ डीजल फास्ट एंड फ्यूरियस श्रृंखला में लौट आए। डीजल ने फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी फास्ट 5, 2011, फास्ट एंड फ्यूरियस 6, 2013, फ्यूरियस 7, 2015, द फेट ऑफ द फ्यूरियस, 2017, F9 की 5वीं से 10वीं किस्तों में डोमिनिक टोरेटो के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 2021 और फास्ट एक्स 2023। 26-27 उन्होंने द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक श्रृंखला की तीसरी फिल्म में रिडिक के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिसका नाम रिडिक 2013 था। अगस्त 2013 में डीजल को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। उद्धरण वांछित उन्होंने 2014 की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ग्रूट को आवाज दी। 28 2015 में उन्होंने अलौकिक एक्शन फिल्म द लास्ट विच हंटर में अभिनय किया। 292016 में डीजल एंग ली के युद्ध नाटक बिली लिन के लॉन्ग हेल्टाइम वॉक में एक सहायक किरदार के रूप में दिखाई दिए। 2017 में डीजल ने XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज 29 में जेंडर केज और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम में ग्रूट के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराईं। 30 कई वर्षों के दौरान डीजल ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के भीतर 2 अलग-अलग भूमिकाएं निभाने पर चर्चा की है। 31, 32, 33, 34, 1935 नवंबर 2016 में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के निदेशक जेम्स गन ने पुष्टि की कि डीजल नियोजित इनहुमन्स फिल्म के लिए ब्लैकगर बोल्टागन बटा ब्लैक बोल्ट की भूमिका निभाने के लिए बातचीत कर रहे थे, लेकिन यह डीजल को शामिल किए बिना इसे एक टेलीविजन श्रृंखला में बदल दिया गया। डीजल ने क्रॉसओवर फिल्मों एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और एवेंजर्स एंडगेम 2019 में ग्रूट की अपनी भूमिका को एक बार फिर से दोहराया, जिसमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और द एवेंजर्स की सुपरहीरो टीमें शामिल थी। उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि एक ऐसा क्षण आने वाला है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं, और चाहे आप इसे जानते हो या नहीं, आप ग्रूट और हल्क को नीचे उतरते देखने का इंतजार कर रहे हैं। 36 डीजल ने मार्च 2020 में रिलीज हुई इसी नाम की फिल्म 37 में वैलेंट कॉमिक्स के चरित्र ब्लडशॉट को चित्रित किया। सितंबर 2020 में डीजल ने काइगो द्वारा निर्मित गीत फील लाइक आई डू की रिलीज के साथ संगीत में अपने उद्यम की घोषणा की। 38 उन्होंने 24 सितंबर को द केली क्लार्कसन शो में गीत की शुरुआत करते हुए कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि उस वर्ष जब मैं आम तौर पर फिल्म के सेट पर होता, और जैसा कि आप जानते हैं, यह संभव नहीं है, मेरे पास एक और मौका है, रचनात्मक आउटलेट। आपको अपना दिल दिखाने या आपके साथ साझा करने का एक और तरीका। 39 डीजल फरवरी 2023 में घोषित द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक फ्रैंचाइज की चौथी किस्त रिडिक फ्यूरिया में दिखाई देंगे। 40 व्यक्तिगत जीवन डीजल ने कहा है कि वह अपने निजी जीवन के संबंध में अपनी गोपनीयता बनाए रखना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, मैं इसे कुछ अन्य अभिनेताओं की तरह किसी पत्रिका के कवर पर नहीं डालूंगा। मैं हैरिसन फोर्ड, मार्लन ब्रैंडो, रॉबर्ट डी नीरो, अल से आता हूँ। पचिनो मौन संहिता 41 2001 के आसपास डीजल ने अपनी फास्ट एंड फ्यूरियस की सह कलाकार मिशेल रोड्रिग्ज को डेट किया। 4-2-2007 से वह मैक्सिकन मॉडल पालोमा जिमेनेज के साथ रिश्ते में हैं। दंपति के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां जिनका जन्म अप्रैल 2008 और मार्च 2015 में हुआ, 43-44, और एक बेटा जिसका जन्म 2010 में हुआ।
45-46 सबसे छोटी बेटी का नाम उनके सह कलाकार और करीबी दोस्त पॉल के सम्मान में रखा गया है। वॉकर, जिनकी नवंबर 2013 में मृत्यु हो गई। 47वां वॉकर की बेटी मीडो के गॉडफादर भी हैं। डीजल की फास्ट एंड फ्यूरियस के सह कलाकार टायरेस गिब्सन के साथ भी गहरी दोस्ती है। 48 डीजल अपनी विशिष्ट गहरी आवाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र में उनकी आवाज टूट गई, जिससे उन्हें टेलीफोन पर एक परिपक्व आवाज मिली। 49 जिसे वह अक्सर अपने अभिनय प्रदर्शन के लिए उपयोग करते हैं। डीजल लंबे समय से डंगन और ड्रैगन्स का प्रशंसक है। 50 और उसने 30 इयर्स ऑफ एडवेंचर, ए सेलिब्रेशन ऑफ डंगन एंड ड्रैगन्स 2004 की प्रस्तावना लिखी है। कनाडाई वीडियो गेम डिजाइनर और डेवलपर मेरिट के ने उनके लिए 2015 एएसएमआर गेम विन डीजल डीएमिंग ए गेम ऑफ डी एंड डी जस्ट फॉर यू बनाया। 5 एक 52-53-54 उन्होंने डोमिनिकन गणराज्य के प्रति अपना प्यार व्यक्त किया है और बताया है कि वह इसके बहुसांस्कृतिक पहलुओं से कैसे जुड़े हैं। 55 वह इसके पूर्व अध्यक्ष लियोनेल फर्नांडीज से परिचित हैं और फर्नांडीज के पहले अभियान विज्ञापनों में से एक में दिखाई दिए थे। बाद में उन्होंने लॉस बैंडोलेरोस और फास्ट एंड फ्यूरियस दोनों 2009 के लिए देश में फिल्म निर्माण हासिल किया। 56 फिल्मोग्राफी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने F9 नाम की इस मूवी के बारे में बात की, जो कि बहुत अच्छा खासा रिस्पांस करते हुए नज़र आई थी और हम सभी को ये बड़ी पसंद आई है और तकरीबन कमाई भी इसने बहुत ज़बरदस्त की थी और OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी अभी इसे उतारा गया था। तो मैं आपके लिए वापस से ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप में से कितने लोगों ने इसे देख लिया है अपना रिव्यू नीचे दे सकते हैं ताकि और भी लोग इसे देख पाए। बाकी मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगी और इसकी अगली मूवी भी आ चुकी है, उसका पार्ट भी आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।